हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, 15 बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा चैप्टर नंबर 1 से नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर। और मेरा दावा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी 15 में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कई टीचर आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन मैं छाट के लेके आया हूँ सिलेक्टिव। और बोर्ड एग्जाम में कभी भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन कभी नहीं आता है। सिंपल ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, और इस साल आने की संभावना 100% इन्हीं में से ही है। ठीक है, तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, मैथ का, विज्ञान का, जिसके लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। पहला जो प्रश्न आपसे बोल रहा है, निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? जो p बट्टे q के रूप में होती है, जहां पर p और q पूर्णांक होते हैं। q का मान कभी 0 नहीं होता, और अगर p और q का HCF निकालोगे तो वो 1 आना चाहिए। ठीक है, ये वो संख्या आपकी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो देखो, परिमेय संख्या क्या होती है पहले ये जान लो। p बट्टे q के रूप में होगी, जहां कभी भी q का मान 0 नहीं होगा। p और q क्या होंगे? हमेशा पूर्णांक होंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर p और q का HCF निकाला जाए, है ना, मौशोपा p और q का, तो हमेशा वो कितना आएगा? 1। अगर कोई संख्या इन शर्तों को हाँ करती है तभी जाके वो परिमेय होती है, अन्यथा वो परिमेय कभी नहीं होगी। तो अपरिमेय संख्या कौन है वो आपको बताना है। देखो, सबसे पहले देखो, ये 2/3 p बट्टे q के रूप में है, तो ये परिमेय नहीं है। सॉरी, ये परिमेय है, परिमेय नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। p बट्टे q के रूप में है, ऊपर नीचे पूर्णांक है, और 2 और 3 का मौशोपा निकालोगे तो 1 आएगा। इन शर्तों को हाँ कर रहा है। 5 है, 5 के बट्टे में आप 1 लिख सकते हो, तो ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, √4 का मतलब होता है 2 के बट्टे में 1 लिख सकता हूँ, तो ये भी है, ये भी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि एक परिमेय संख्या है। तो बचा √3, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या बच्चों, ठीक है, किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अगर अंडर लग जाता है, जैसे √3 है, √5 है, √7 है, ऐसे कोई भी अभाज्य संख्या होगी और उसके ऊपर अगर अंडर लग जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा कौन सा? पहला वाला। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बाकी 3 क्या थी? परिमेय संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ठीक है, छाट के लाया हूँ, सारे क्वेश्चन सरल हैं, ये अच्छी बात है, सारे आसान है। फिर ये पूछ रहा है, निम्न में परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या बताना है। तो ध्यान रखो बच्चों, पाई, कई बच्चों पाई अगर लिखा हुआ है तो इसका सीधा मतलब है कि वो अपरिमेय है। ठीक है, पाई क्या होता है? अपरिमेय, ध्यान रखना, अपरिमेय। ठीक है, पाई का मान कई बच्चे समझते हैं कि पाई का मतलब 22/7 ना। अगर आपको प्रश्न में 22/7 लिखा जा रहा है, अगर 22/7 लिखा होता है तो ये परिमेय है। ठीक है, अगर पाई लिखा हुआ है तो ये क्या है? अपरिमेय है। ये ध्यान में रखो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आंकिक मान दिया हुआ है तब तो वो परिमेय है, अगर सिर्फ पाई दिया है तो वो अपरिमेय है, ये ध्यान रखना। तो पाई हमारा अपरिमेय है। देखो, ये अभाज्य संख्या अंडर लगा है, तो ये भी क्या है? अपरिमेय। ये भी क्या हुआ बच्चों? अपरिमेय हुआ। उसके साथ साथ देखो भाई, यहाँ पर क्या है? 2 क्या होता है? 2 होता है परिमेय। √5 है, 5 के ऊपर अंडर लगा पड़ा है ना, अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर, तो ये क्या है? अपरिमेय। और आप जानते हो, परिमेय में अगर हम अपरिमेय जोड़े, घटाएं या गुणा करें या भाग दें अपरिमेय संख्या से, तो वो क्या होती है? अपरिमेय। तो ये क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये भी अपरिमेय हो गया। बचा √4, √4 बाहर आके हो जाएगा 2। ठीक है, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1। p बट्टे q के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है। ठीक है, दोनों का HCF निकालोगे तो 1 आएगा, और 2 और 1 जो ऊपर नीचे लिखे हुए ये पूर्णांक है। सभी शर्तों को यहाँ कर रहा है, तो √4 मेरा क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। मैं डायरेक्ट नहीं करवा रहा हूँ, हर ऑप्शन को डिटेल में समझा रहा हूँ
ताकि अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है तो सीख के अभी यहाँ पे कर पाए। सभी चैप्टर्स मैंने बढ़ा रखे हैं बच्चों, ज़रूर देखिए, ठीक है। पुराने वीडियो नए वीडियो सब देखेंगे, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, पिछले साल भी आया था, उससे पहले वाले में भी आया था और इस साल भी आएगा, ये ध्यान रखिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ 15 MCQ लिए हैं, ओनली 15 MCQ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, छाट के लाया हूँ ज़्यादा, ठीक है। सारे क्वेश्चन छाट के लाए गए हैं। हमसे क्या बोल रहा है कि यदि 65 और 117 के HCF को हम इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान क्या होगा। मतलब 65 और 117 को ना इस रूप में लिख सकते हैं तो m का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखो 65, अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं। किस विधि से निकालना वो भी मैं लिख देता हूँ, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। इस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, वैसे आपकी मर्जी है, किसी भी विधि से आप निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना तो 5 से कटेगा, एक स्थान 5 है, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 एकम 13। दूसरी संख्या हमारे पास है 117, ठीक है। इसको काटेंगे, 3 से कटेगा, संख्याओं का योगफल 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी, 3 3 9, 2 बजा 3 9 27, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 एकम 13, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, 65 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 13 और 117 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2 और 13 है एक बार। HCF निकालना है तो HCF में क्या होता है बच्चों, जो संख्या दोनों में उसको ली जाती है 13। तो जो HCF है भाई, HCF जो है 65 और 117 का, वो कितना आया है 13, ठीक है। तो प्रश्न में क्या बोला गया है कि इसका जो भी HCF होगा उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं डिटेल में करवा रहा हूं, शॉर्टकट नहीं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा भाई, प्रश्न में क्या बोला है कि इसका जो भी HCF आएगा, HCF कितना है 13 है, उसको हम लिख सकते हैं 65m माइनस के 117, यही तो बोला गया प्रश्न में। अब माइनस का है, इधर के क्या हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ प्लस का और 13 ऑलरेडी है, यहाँ 65m, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 130, और ये 65 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, 65 दूनी 130, तो m का मान कितना आ गया भाई 2। आपके आंखों के सामने सॉल्व किया। कई टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे, इसका ये, इसका वो, इसका ये, ऐसे टीचर हमें नहीं, हम जो भी बताते हैं सारा कुछ समझा के बताते हैं, है ना। तो आंसर कितना होगा भाई 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। छाट के सिर्फ 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 15 MCQs ओनली, इनको कर देना आराम से। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कह रहे हैं वह सबसे बड़ी संख्या, यहाँ डिकोड करने वाला वर्ड क्या है, सबसे बड़ी संख्या। अगर सबसे बड़ी से बड़ी बोलता है ना तो आपको निकालना है HCF, बड़ी से बड़ी बोलेगा HCF, छोटे से छोटा न्यूनतम, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता है ना न्यूनतम, मतलब छोटे से छोटा, ऐसा कुछ सेंस अगर आपको मिले तो वहाँ समझ लेना कि हमें क्या निकालना है LCM। ये छोटे छोटे नोट्स हैं, आप कॉपी में बना लो, आपको हेल्प करेंगे। और बड़े से बड़ा बस अगर कहीं पर अधिकतम की बात कर रहा है तो मॉशअप HCF, जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, ठीक है। जब भी शेषफल बोलेगा ना तो ध्यान रखना है बच्चों, क्रमशः 70 और 125 कितना शेषफल छोड़ेगा 5 और 8, यानी कि पहले वाली संख्या शेषफल जब भी आएगा तो माइनस करना है, दिमाग में डाल लो, शेषफल बोले तो माइनस, ठीक है। 70 में से 5 घटाना है और 125 में से 8 घटाना है, ठीक है। जो शेषफल बचेगा उस संख्या को ही पहले माइनस कर दो, हटा दो। तो हमें प्रश्नानुसार क्या निकालना है, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें जो निकालना है वो निकालना है HCF, ठीक है ना। मोड शब्द किसका निकालना है, 70 में से 5 घटाना है और दूसरी संख्या 125 में से आपको क्या घटाना है 8 घटाना है, यानी कि
HCF 65 और 117 का निकालना है, और वो आपने अभी निकाला था, अभी निकाला था कि नहीं निकाला था? 65 और 117 निकाला था। HCF कितना आ रहा था? 13 आ रहा था। ये जस्ट अभी काम किया है हमने, तो आंसर कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आपका जो नया लेटेस्ट सिलेबस है ना, उसके आधार पे छाट के लाया हूँ, सिर्फ 15 क्वेश्चन। तो इनकी तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और इन्हीं में से ही आएगा देखना। ठीक है, चाहे अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड कुछ भी पढ़ लो, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? बोर्ड एग्जाम। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे ये बोला जा रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ठीक है, 156 का हमें क्या निकालना? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ हम लिखते हैं 156 और हमें इसका करना है अभाज्य गुणनखंड। तो देखो, इकाई के स्थान पर 2 है तो 6 है, तो 2 से कटेगा। अगर इकाई के स्थान पर 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, तो वो 2 से कटता है। 2 से काटेंगे, छोटे से छोटा। 2 सत्ते 14, 1 बजा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। तो 156 को हम लिख सकते हैं भाई कैसे? 2 कितनी बार है? 2 बार, 3 एक बार और 13 है एक बार। 2 2 बार, 3 एक बार, 13 एक बार। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको अभी हमने कर लिया ऑलरेडी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं? किसी धनात्मक, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? यहाँ विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। तो देखो, कोई भी पूर्णांक होगा, उसको अगर किसी सम संख्या से गुणा करा जाए और उसमें 1 जोड़ दिया जाए, या कोई भी विषम संख्या जोड़ दी जाए, तो विषम रूप हो जाएगा। ठीक है, सिंपल टेक्निक क्या होती है याद रखने की? जिस भी पूर्णांक के लिए बोलेगा, पूर्णांक को गुणा किया जाएगा एक सम संख्या से, ठीक है, और वो सम संख्या से गुणा किया जाएगा और उसमें एक विषम संख्या जोड़ी जाएगी। ठीक है, ये इसका रूप होता है सिंपली। ठीक है, तो ये क्या होता है? विषम पूर्णांक का रूप होता है। ये किसका रूप होता है भाई? ये होता है विषम पूर्णांक का रूप। अब देखो इस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, तो देखो p हमारा पूर्णांक की जगह पे क्या दे रखा है? p दे रखा है प्रश्न में, ये p हो गया, और उसके साथ सम संख्या से गुणा होनी चाहिए। सम संख्या यहाँ पे 2 ही है, और उसके साथ विषम संख्या जोड़नी है, तो विषम संख्या यहाँ पर 1 है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2p + 1। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2p + 1। ये इसका रूप है। अगर इसी क्वेश्चन को तुम्हें उससे बोलता समरूप, ठीक है, कि भाई समरूप क्या होगा बताओ, तो समरूप के लिए क्या होता है? ध्यान से देख लो, समरूप, सम पूर्णांक के लिए, समरूप के लिए क्या होता? सिर्फ सिंपल सा सूत्र है, जो भी आपका पूर्णांक होता उसको गुणा करना है एक सम संख्या से। किससे? सम संख्या से। तो अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो हमें पूर्णांक दे रखा है p, और सम संख्या यहाँ गुणा जो हो रहा है सिर्फ 2 से ही हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछता समरूप क्या होगा, तो वो 2p होता। विषम क्या होगा? 2p + 1। आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे। हमसे क्या बोला जा रहा है? हमसे बोला जा रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। यहाँ p की जगह q कर दिया है, तो सम संख्या से गुणा होनी चाहिए। सम संख्या क्या होगा? 2q। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसका जो सम रूप होगा वो होगा 2q। हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमसे क्या बोला जा रहा है? यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p हमारे पास है ab² और q हमारे पास है 1�3b, जबकि a और जो b हैं वो अभाज्य संख्या हैं, ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा p और q का? ठीक है, एलसीएम पूछा है,
मैं आपको HCF निकाल के भी दिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, P हमें दे रखा है AB², ठीक है भाई। Q हमारे पास हमें दे रखा है 1/3 और B। तो सबसे पहले तो ये नोटिस करो, ऐसी संख्या जो दोनों में है, A भी दोनों में है और B भी दोनों में है, हमें निकालना है LCM, ठीक है। LCM में याद रखो, जो पावर ली जाती है नंबर जो दोनों में है वो मैक्सिमम ली जाती है, ठीक है। अधिकतम घात लेना है जो दोनों में है, तो दोनों में अधिकतम घात क्या है भाई, A की अधिकतम घात कितनी है 3 और B की अधिकतम घात कितनी है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा A3 B²। ऑप्शन नंबर C। अगर तुम्हें इसी क्वेश्चन में बोल देता भाई HCF निकाल के बता क्या होगा, तो HCF में क्या होता, मिनिमम पावर आती है जो दोनों में है, क्या आती है मिनिमम पावर। तो A की मिनिमम पावर कितनी है 1 और B की मिनिमम पावर कितनी है 1, तो आंसर क्या होता है AB। आंसर क्या होता है AB, ठीक है। आ गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये तो आसान दे रखा है और जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना वो बोर्ड एग्जाम में कभी आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाए, अगर मैं एक टीचर होता ना, मैं पेपर बना रहा होता तो ऐसा क्वेश्चन जरूर देता आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए। जैसे यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर AB, यहाँ पर मैंने लिख दिया C, एक नंबर मैंने C लिख दिया है। अब इसी दोनों क्वेश्चन में हमें HCF और LCM दोनों निकालना है। क्या निकालना है, HCF और LCM दोनों निकालना है। अब बताओ क्या होगा, इसी क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले LCM की बात करेंगे, जो संख्या दोनों में है वो हमने नोटिस कर रखा है पहले ही कि भैया A दोनों में और B दोनों में है, C पहले वाले में ही है। तो LCM जो दोनों में उसकी मैक्सिमम पावर 1/3, जो दोनों में उसकी मैक्सिमम पावर 1/2, और जो बच गया है C बच गया उसको गुणे में डाल दो, तो ये हमें हमारा आंसर मिलेगा, ये होगा LCM। HCF सिर्फ वही होता है जो दोनों, क्योंकि दो ही संख्या दे रखा P और Q, दो है तो दोनों में देखना है, 3 संख्या दे रखा हो तो तीनों में देखना होता है। तो HCF दोनों में कौन सी संख्या है, A की मिनिमम घात 1, B दोनों में है तो B की मिनिमम घात B, तो HCF वही रहता, ठीक है। आ गया समझ में, ओके। बाकी NCERT तो आपने पढ़ा ही होगा। NCERT के जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आपके पास कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होता है, अभाज्य संख्याओं का जो LCM होता है वो उनका गुणनफल होता है। ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी, है ना, NCERT में आपने पढ़ा ही होगा। उस टाइप के क्वेश्चन बेसिक हैं वो मैंने नहीं लिए हैं, वो तो प्रश्नावली 1.1 में कवर कर रखा है हमने। अगला प्रश्न है, जैसे ये A है और ये B है, इनका HCF क्या होगा, ठीक है। तो A हमारे पास संख्या क्या है भाई, A हमारे पास है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4, और B हमारे पास है भाई 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर कुछ नहीं तो 1। सबसे पहले ऐसी संख्या देखो जो दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है और 5 भी दोनों में है। हमें निकालना है LCM HCF। तो जो संख्या दोनों में उनकी मिनिमम पावर ली जाती है, 2 की मिनिमम पावर 2, 3 की मिनिमम पावर 2, 5 की मिनिमम पावर 1, 2 दूनी 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 3 9 5, ठीक है। 9 4 पंजे 20 गुणा 9, 9 दूनी 18 और यहाँ से 0, तो आंसर आ जाएगा 180, ठीक है, 180। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई, इसका कमेंट करके आंसर बताना है आपको, इसका LCM कितना होगा कमेंट करके बताओ, देखते हैं जो कमेंट में बताएगा उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं दिया गया है इन दोनों संख्याओं का जो लॉसपा है ना वो इतना है, तो इनका मौसपा कितना होगा। तो एक नियम आपको पता होगा, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, मौसपा गुणा लॉसपा के बराबर होता है, ठीक है। आप जानते हैं क्या, संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल
किसके बराबर होता है? HCF गुणा LCM। ये नियम हम जानते हैं। दो संख्या हमें क्या दे रखी है? 132 और दूसरी हमें दे रखी है 288। ठीक है भाई, हमें HCF निकालना है और LCM हमें दे रखा है 3168। ठीक है सर, अब क्या होगा? ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। 3168। ठीक है, अब इसको भाग देना है, हमें हमारा आंसर मिलेगा। भाग कैसे दे भैया? तो भाग देते हैं, 132 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 132 से भाग देते हैं 3168 में। यहाँ 3 संख्या, यहाँ भी 3 संख्या है। 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, हासिल कुछ भी नहीं। 2 3 6, 2 1 कम 2, घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 52 बचा, जैसे यहाँ 8 आ गया। ठीक है, तो 5 बार में देखते जाता है कि नहीं? 5 बार में कैसे जाएगा? 4 बार में जाएगा। 4 बार में आइडिया लगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, हासिल लगा 1, 4 1 कम 4 और 1 5, पूरा भाग घटाएंगे तो 0। कितनी बार जा रहा है? 24 बार जा रहा है। ठीक है, 24 बार जा रहा है। अब 24 से भाग देना है इसमें, तो थोड़ा काटो। 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 दूनी 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो HCF कितना आ गया? 12 आ गया। HCF कितना आ गया भाई? 12 आ गया। तो हमें हमारा आंसर 12 मिल जाएगा। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? सहअभाज्य का मतलब होता है, या युग्म मतलब जोड़े की बात हो रही है। 2 या 2 से अधिक संख्या का अगर HCF 1 आता है तो उसे कहा जाता है कि वो जो दोनों संख्या है वो सहअभाज्य युग्म है। यदि 2 संख्या A और B हैं, उनका अगर HCF निकाल लो और अगर 1 आ जाए, ठीक है, अगर 1 आ जाए तो इन दोनों संख्या जो संख्या है A और B, इसको क्या कहा जाएगा? सहअभाज्य युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा। इस चीज़ को याद रखना है। तो हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है। देखो, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो लॉसपा कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। सॉरी, लॉसपा बोल रहा हूँ, मौसपा 7 आ रहा है। हमें 1 चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा। फिर देखो 31 1 कम 31, 31 3, तो 31 इसका आ जा रहा है मौसपा, ये भी नहीं होगा। फिर देखो कट जा रहा है। ऐसी संख्या होनी चाहिए जो किसी से कटेगा नहीं, है ना। 32 1 कम 32, 32 बोल रहा हूँ, 2 से भी कट जाएगा ना। 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 3 2 1 कम, तो ये 2 से कट गया, तो इसका HCF 2 आ गया। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बचा ही है। अब देखो 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, यानी कि 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2। ये 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 5 25, 5 की घात 2। अब बताओ, इन दोनों संख्या में कुछ उभयनिष्ठ है जो दोनों में हो? नहीं है। तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो जो दोनों में है, ठीक है, तब HCF कितना होता है? 1। और HCF 1 है, यानी कि ये क्या है भाई? ये है हमारा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म। अगर 2 संख्याओं का HCF 1 आता है तो वो क्या होगा? सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म होगा। सीधी सी बात है। कह रहे हैं संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा? घातों का योग बताना। 144 है, गुणनखंड कीजिए इसका। 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3। अभाज्य संख्या यहाँ पर कौन कौन सी है? 2 है, तो 2 की घात कितनी है? 4, और 3 की घात कितनी है? 2। तो घातों का योगफल, घात कितनी है? 4 और 2, तो घातों का योगफल कितना आ रहा है भाई? 6 आ रहा है।
घातों का योगफल क्या हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाई एक कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये क्वेश्चन भी देखते ही बन जाएगा आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15, 18 और 24 का लॉसअप क्या है? ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कुछ संख्या दे दे आपको और बोले गया उसका उस संख्या का लॉसअप और मौसम का अनुपात क्या है। तो लॉसअप निकालना, मौसम निकालना, उन दोनों को भाग दे देना, ठीक है। अनुपात का मतलब भाग देना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप दिमाग लगा के कर सकते हो। 15 को हम लिख सकते हैं, देखो 15 को 3 ही बचे 15, ठीक है। 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24, ठीक है। तो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3। लॉसअप बताना है, ठीक है। तो ऐसी कोई संख्या जो तीनों में हो, यह है तीनों में। आपको क्या निकालना है भाई? लॉसअप, एलसीएम। तो जो तीनों में उसकी मैक्सिमम पावर 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, और जो संख्या बच गई 5 गुणे में डाल दो, 2 बची, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो ये 9, 5, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 8 पंच 40, 4 नम 36, 360, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा? 360। ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया है, दो संख्याओं का HCF 18 है, तो दो संख्याओं का LCM क्या होगा? इस क्वेश्चन को कमेंट में आपको आंसर में बताना है कितना होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। जो जो कमेंट करेगा उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, इस क्वेश्चन से काम चल जाएगा, लेकिन इसके बाद भी और एक पार्ट में लेके ज़रूर आऊँगा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इसी से संबंधित होंगे, थोड़ा इधर उधर करके। अगर आप इनको ही कर लेते हो तो बात बन जाएगी, परंतु पार्ट 2 ज़रूर लेके आऊँगा मैं, ठीक है। ज़रूर देखिएगा, वीडियो को हर जगह शेयर करें, और आपको किस टाइप की वीडियो की डिमांड है वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, चैनल बनाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।